तो जय हिंद एवरीवन। आई होप आपने पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने रूल्स के बारे में डिस्कस किया था और 1 to 30 रूल दिखा था, मतलब आपको पढ़ाया था। और मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था आपको कि अब 31 to 60 रूल्स लेके आएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो या सेकेंड पार्ट है इसी का, वो लेके आज हम हाजिर हैं आप सभी के सामने। ठीक है, आई होप आपको पहले 30 रूल्स सभी कुछ समझ में आए होंगे। आज हम 31 to 60 पे ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला रूल है वो क्या कहता है। अच्छा, हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अच्छा, ये रूल आता है आपका पहले बात तो नाउन से। ये रूल आता किससे? ये रूल है आपके नाउन से। और रूल क्या कहता है ये मैं समझना चाहूंगा। रूल कहता है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स क्या है? जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया और काउंसिल हो गया। ठीक है, मैं रिपीट करना चाहूंगा। शिप, सीरीज, फिश, एयरक्राफ्ट, क्रू, काउंसिल, ये सब कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एज इट इज लिखे जाते हैं। समझ में? चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में, इनको एज इट इज लिखा जाता है। इसके बेस फॉर्म में कोई चेंज नहीं किया जाता। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा, सर फिर देन हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि उस पर्टिकुलर जगह पे वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो उसके पहले आने वाला या तो न्यूमेरल एडजेक्टिव वो डिफाइन करेगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। क्लियर है? रूल क्या कहता है कि डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल्स, these are certain nouns that are written in both singular and plural form. इनका इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, अगर इफ दे टेक सिंगुलर सेंस, अगर ये सिंगुलर सेंस ले रहे हैं, या तो मैं कहूं सिंगुलर सेंस ले रहे हैं, या तो मैं कहूं कि इसके पहले सिंगुलर एडजेक्टिव आया है, सिंगुलर न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है, तो दे विल टेक सिंगुलर वर्ब। अगर इसके साथ प्लूरल एडजेक्टिव आया है सो दे विल टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट इज इट। इतना ही रूल कहता है बस, है ना? इतना समझना है आपको। जैसे क्या लिखा है, अ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब एक जो भेड़ है, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसका मतलब है क्या दोस्त? इसका मतलब है क्या आप सभी को बताओ। यहां पे आप देख रहे हो ये शीप है, उसके आगे हमने अ का इस्तेमाल कर दिया, मतलब अल्टीमेटली हमें समझ में आ गया कि हम एक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक की। अब अगर हम एक से ज्यादा लगाएंगे तो क्या शीप्स लगा देंगे क्या? नहीं, कभी नहीं लगाएंगे। अगर हम लगाएंगे, जैसे नीचे क्या लिखा, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। यहां पे जो वर्ड 2 है ना, ये हमें बता रहा है कि जो फिश है ना ये प्लूरल इन नंबर है। ये फिश क्या है? ये प्लूरल इन नंबर है, और इसलिए हमने इसके लिए आर का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? आर का। बाय एनी डिफॉल्ट अगर मैं इसी को कोशिश करूं सुधारने की, अगर मैं इसी को कोशिश करूं तो क्या बोलूंगा? टू शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 2 sheep are grazing in the field. There is no doubt in this कि जो sheep का जो वर्ड है ना, इस sheep में हम कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे। sheep के बेसिक फॉर्म में कोई चेंज नहीं लेके आएंगे। ठीक है, मतलब वर्ब आपका किसके हिसाब से डिपेंड करेगा? आगे आने वाले न्यूमेरल एडजेक्टिव। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, यहां पे मैंने सिर्फ शीप का एग्जांपल। अच्छा, आप बोलते हो एयरक्राफ्ट बोल देते हो ना, एयरक्राफ्ट। भाई ये गलत है, एयरक्राफ्ट नहीं होता है, सिर्फ एयरक्राफ्ट होता है। 1 एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट, 3 एयरक्राफ्ट। तो आपके दिमाग में आएगा सर हम फिशेस तो बोलते हैं, सर हम फिशेस तो बोलते हैं, ये क्या है सर? बेटा फिश अलग वर्ड है। फिश का मतलब मछली से है, और ये फिशेस का मतलब वैरायटी ऑफ फिशेस से है। फिशेस आर नॉट प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश। ये क्या है? वैरायटी ऑफ फिश। जैसे एक वेल हो गई, ठीक है, एक शार्क हो गई, इन दोनों को मिला दो तो नाउ दीज आर फिशेस। डिफरेंट वैरायटी हो गई ना। अगर मैं सेम की बात करूंगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में फिश ही लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलो बढ़िया बढ़िया, समझ में आ गया तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है देखो। अब नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ वर्ड होते हैं हाइफोनेटेड नाउन होते हैं। क्या होते हैं? हाइफोनेटेड नाउन होते हैं, वो कभी भी अपने साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लेते हैं। अब वर्ड कहता क्या है? हाइफोनेटेड नाउन क्या है? जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, अगर मैं बोलूं 200 रुपीज, अगर मैंने बोल दिया 200 रुपीज, तो अब आप बोलोगे सर 200 रुपीज, तो मैं तो पहले ही बता दी, इसने बोला हाइफोनेटेड जो नाउन है 200 क्या है? ये हाइफोनेटेड नाउन है, ये अपने साथ कभी भी एस और एस नहीं लेगा, मतलब 200 से आप कभी नहीं कर सकते हो। इस रूल के हिसाब से ये है। लेकिन मैंने आपको एक और तरीके से पहले ही समझाया। मैंने क्या समझाया? यहां पे ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया ये? सॉरी,
रुपीस क्या हो गया यहाँ पे, रुपीस अपने आप में नाउन हो गया। अगर ये नाउन है तो पैसा तो है, लेकिन पैसा कितना है, तो 200, 200 रुपए का। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हो, यहां पे ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया ना, और ऑब्वियस सी बात है एडजेक्टिव पे आप ऐसे और एस नहीं लगा सकते, तो वहां पे तो बाय डिफॉल्ट ही एस और एस नहीं लगना था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही एस और एस नहीं लगना था। तो क्या बोल रहा है, हाइफेनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे क्या लिखा है, 200 रुपीज नोट्स, तो अब कहोगे सर यहां पे तो रुपीज के बीच में लगा हुआ है यस, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो वर्ड नोट्स है ना, यहां पे जो नोट्स वर्ड है ये नाउन है, यहां पे जो नोट्स वर्ड है ये नाउन है, इसलिए वहां पे एस लग गया है। और उसके पहले जितना भी था 200 रुपीज जो लिखा हुआ ना, तो रुपीज से एस हटा देना, 200 रुपी नोट्स। समझ में आ गया कि कहां पे नाउन है कहां पे एडजेक्टिव, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको आपका सेंटेंस बताएगा कि भैया मैं यहां पे नाउन हूं, यहां पे एडजेक्टिव हूं। समझ में आया सभी को, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एपोस्ट्रोफे का रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल कहता है कि जो वर्ड्स एपोस्ट्रोफे होते हैं ना, वो कभी भी पॉजेसिव केस के साथ नहीं आते हैं। हमारे पास पहले पॉजेसिव प्रोनाउन होते क्या है, पहले हमारे दिमाग में ये बैठना चाहिए, है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो हिज हो गया, हर्स हो गया, योर्स हो गया, आर्स हो गया, देयर्स हो गया, ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये सभी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं। मैंने क्या बताया था कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को आप रिप्लेस करते हो एक वर्ड से, उसी को आप क्या कहते हो, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हो। उसी को आप क्या कहते हो, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हो। ठीक है, मैंने ये बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस करते हो, उसको क्या कहते हो, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हो आप। ठीक है, अब ये रूल क्या कह रहा है, तो ये रूल कहता है कि एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल कभी भी आप पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं करते हो। मतलब आप ये, अगर आपको योर्स लिखना है तो आप कभी भी योर लगा के एपोस्ट्रोफे नहीं लगा सकते हो, समझ में है। आर्स लिखना है तो आप ये आर लगा के एपोस्ट्रोफे नहीं लगा सकते हो, दैट इज इट। ये गलत रूल है, ऐसा इस्तेमाल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आर्स और योर्स का ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, समझ में आया सभी को, चलो बढ़िया। जैसे क्या लिखा है, योर्स फेथफुली, क्या लिखा है, योर्स फेथफुली। अब ना यहां पे जो वर्ड योर्स है, इसको आपको ऐसे ही लिखना था, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। आप इसको ऐसे ही लिखोगे, आप कभी भी आप एपोस्ट्रोफी लगा के नहीं लिख सकते हो, बस यही रूल कहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो मैंने बोला था जैसे कमांडर इन चीफ हो गया, ठीक है, कमांडर इन चीफ, सिस्टर इन लॉ हो गया। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो सिस्टर्स इन लॉ बनाना पड़ता था, कमांडर्स इन चीफ बनाना पड़ता था। और मैंने तभी आपको बताया था, अगर आप बोलेंगे कमांडर इन चीफ्स, कमांडर इन चीफ्स, तो यहां पे दिक्कत क्या है भाई, कमांडर इन चीफ्स आप नहीं बोल सकते हो। नहीं बोलने के पीछे कारण क्या था कि जब भी कंपाउंड नाउन, ऐसे कुछ कंपाउंड नाउन है जिसमें अगर तुम्हें इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो इसके बेस वर्ड में आपको एस लगाना पड़ता था, कमांडर्स इन चीफ होता था, है ना। लेकिन अगर आप एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल किसका कर रहे हो, अगर आप एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रखना एपोस्ट्रोफे हमेशा इसके आखिरी में आएगा। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, तो ऑर्डर है किसका, कमांडर इन चीफ का ऑर्डर है भाई। ऑर्डर है किसका, तो ऑर्डर कमांडर इन चीफ का है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना, समझ में आ रहा है। क्या रूल बोलता है कि एपोस्ट्रोफे कैन कम ओनली एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कुछ जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसके केवल एंड में ही आपका क्या आता है, एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल होता है। जब इतना बता दिया तो थोड़ा सा और बता देता हूं कि भैया एपोस्ट्रोफे होता क्या है। तो एपोस्ट्रोफे एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके किसी भी नाउन को इतनी क्षमता रखता है कि नाउन को वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दे, नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दे, नाउन के ऊपर पोजीशन बताने लग जाए। ठीक है, दैट इज एपोस्ट्रोफे। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा ये रूल बड़े अच्छी तरीके से, है ना। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि वी कैन नॉट यूज डबल एपोस्ट्रोफे इन अ सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में हम दो बार सब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे वी कैन नॉट यूज ही इज द फादर ऑफ हरेश एंड सुरेश, या ही इज हरेश एंड सुरेश फादर, ऐसे नहीं कर सकते। ही इज हरेश एंड सुरेश, ही इज हरेश एंड सुरेश फादर। आप इसको ऐसे कभी भी नहीं कर सकते हो, ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। तो आपको इसको कैसे लगाना पड़ेगा,
इसको हमेशा एक जगह पे इस्तेमाल होगा, कंपाउंड नाउन पे हमेशा एपोस्ट्रोफी एक जगह पे इस्तेमाल होता है, कभी भी दो जगह पे इस्तेमाल नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे क्या लिखा है, लिखा है माय वाइफ सेक्रेटरीज मदर, क्या लिखा है, माय वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, लिख दिया ना, माय वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड। और मैंने क्या बोला, दो जगह पे आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, तो फिर सुधारोगे कैसे, तो कैसे सुधारोगे, द मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी, द मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी। जैसे द फादर ऑफ हरेश एंड सुरेश, समझ में आ गया, द फादर ऑफ हरेश एंड सुरेश, ही इज द फादर ऑफ हरेश एंड सुरेश, इसको सुधार के बन जाएंगे। क्लियर है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भैया अगर कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड नहीं मतलब दो एपोस्ट्रोफी वर्ड है, दो एपोस्ट्रोफी वर्ड को इकट्ठा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो एक ही सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है, चलो बढ़िया, ये तो इजी सा रूल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कभी भी इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाए, क्या हो जाए, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब दिमाग में एक वर्ड आएगा, भैया इनडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, थोड़ा सा बता दो, है ना। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जिसमें आपका सब्जेक्ट डिफाइन ना हो, कि वो सब्जेक्ट आपका लेडी है या मेल है, या मेल है या फीमेल है, डिटरमाइन ही ना कर पाओ, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। उसको क्या कहते हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तुम रात में किसी से बात कर रहे थे, मैंने पूछा कौन है, तो बोलता है तुमने क्या बोला कि आई एम कॉलिंग विद समबडी, आई एम टॉकिंग विद समबडी, तुम किसी न किसी से बात कर रहे थे। नॉट समबडी इज व्हाट हियर, आई एम अनएबल टू इंटरप्रेट कि भाई वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है, यहां मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो लड़का है कि लड़की है। तो इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, ऐसी जगह जहां पे आप जेंडर डिफाइन ना कर पाओ, ऐसी जगह जहां पे आप जेंडर डिफाइन ना कर पाओ, ऐसे प्रोनाउन को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और रूल क्या कहता है कि एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आप इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कर सकते हो। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, ठीक है। इसके साथ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल आप एपोस्ट्रोफी एस के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, जैसे क्या लिखा है, एवरीवन्स कंसर्न इज दिस, एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, जो सबका कंसर्न है वो किसी का कंसर्न नहीं, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, एवरीवन्स कंसर्न, एवरीवन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब पैदा हो जाएगी, जब आप इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जब एल्स का इस्तेमाल कर दोगे। दिक्कत कब पैदा होगी, जब आप इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का इस्तेमाल कर दोगे, तो हमेशा एपोस्ट्रोफी एल्स के बाद में लगाया जाएगा, हमेशा एपोस्ट्रोफी एल्स के बाद में लगाया जाएगा। तो यहां पे क्या लगाओगे, एल्सेस, एल्सेस, समझ में आ गया, एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगाओगे, फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद नहीं लगाओगे। क्लियर है, जैसे क्या लिखा, आई कैन नॉट रिलाई ऑन योर वर्ड, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड नॉट ऑन समबडीज एल्सेस। मैं सिर्फ तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सकता हूं, मैं किसी और के बात पे विश्वास नहीं कर सकता हूं, मैं किसी और के बात पे विश्वास नहीं कर सकता हूं, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। ये क्या कहता है, हमारा रूल कहता है, एक सेकंड रुकना है ना, ये हमारा रूल कहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, समझ में आया ये रूल, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर हम अपने सेंटेंस में, अगर हमारे सेंटेंस में क्या आ गया है, लेट आ गया है, लाइक आ गया है, बिटवीन डैश डैश एंड आ गया है, बट एक्सेप्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेट, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन डैश डैश एंड, और जितने भी प्रीपोजिशन है, कोई भी अगर प्रीपोजिशन आपके सेंटेंस में आ गया है, तो इन सभी के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही लगेगा, दिमाग में बैठा लेना। लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही लगता है, क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही लगता है, वहां पे आप नहीं सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, दैट इज व्हाट द रूल सेज। क्लियर है, जैसे क्या बोला, लेट मी डू दिस वर्क, क्या लिखा हुआ, लेट मी डू दिस वर्क, तो नाउ लेट के बाद आपने क्या लगा दिया, मी लगाया, और मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो आपने क्या लगा, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, इसलिए वहां पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, चलो। जैसे लिखा, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी,
क्या लिखा, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, तो यहां पे हर भी ऑब्जेक्टिव है एंड मी भी ऑब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है तो हमेशा दोनों प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होंगे। अगर कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है तो हमेशा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होंगे। वहीं अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है तो प्रोनाउन, आपके जितने भी प्रोनाउन है सभी ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। यह रूल कहता है अगर दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ठीक है। जैसे ही इज एज गुड एज, ही इज एज गुड एज मी, एरर ऐसे लिख के दे देगा। क्या कह देगा, ही इज एज गुड एज मी, दिक्कत कहां है, दिक्कत कहां है भाई, उसने तो लिख दिया ही इज एज गुड एज मी, दिक्कत कहां है। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा कंपैरिजन किसका कर रहा हूं, ही का कंपैरिजन कर रहा हूं, किसका कंपैरिजन कर रहा हूं, ही का, और ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। और मैंने बोला है कि अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो दोनों कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस में, तो इसको क्या लगाओगे, ही इज एज गुड एज मी नहीं होगा, ही इज एज गुड एज आई एम होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ही इज एज गुड एज आई एम होगा। चलो बढ़िया, आगे बढ़े, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई, अब मल्टीपल टाइम्स हमने देखा भाई, एक बार दो बार नहीं, हमने 100 बार देखा कि रूल्स में और पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें एक ही सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन एक से ज्यादा प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहा है। तो सर बताओ भाई उसका ऑर्डर क्या होगा बोल रहा है एक से ज्यादा जगह इस्तेमाल हो रहा है तो प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान रखना, मैंने आप सभी को बताया कि प्रोनाउन हमेशा 3% होते हैं। प्रोनाउन हमेशा कितने परसेंट होते हैं, 3%, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, सेकेंड पर्सन हमेशा लिसनर होता है। कौन होता है, लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, थर्ड पर्सन वो होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है ना, यही होते तीनों पर्सन। तो क्या बोला, क्या बोला, अगर हम एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, बोला अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2, 3 एंड 1, 2, 3 एंड 1। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव में आपको 2, 3, 1 लिखना है, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यू, ही एंड आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम, वह, यू, ही एंड आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम, मतलब सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का आप इस्तेमाल करेंगे अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन का बाउंड है कि भाई इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। तो आपका ऑर्डर ये होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2, 3 एंड 1 का ऑर्डर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, क्या समझ में आ गया। अगर क्या बोला, अगर 3% का इस्तेमाल आपके सेंटेंस में हो रहा है एज अ सब्जेक्ट, ऑर्डर हमेशा 2, 3, 1 का होगा, ऑर्डर हमेशा 2, 3, 1 का होगा। अब हो सकता है कि 2 ही पर्सन का इस्तेमाल किया जाए, तो ध्यान रखना उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 और 1, मतलब ऑर्डर इसी हिसाब से अरेंज करोगे। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन बसे तो ऑर्डर पहले थर्ड और फिर फर्स्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलो पहले थर्ड और फिर फर्स्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे जैसे ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, उसने और मैंने मिलके काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, एक से ज्यादा प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है और वो प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे हुआ है, एज अ सब्जेक्ट हुआ है, एज अ सब्जेक्ट हुआ है, और हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो ऑर्डर हमेशा 2, 3, 1 का रखेंगे। ऑर्डर क्या रखेंगे, 2, 3, 1 का रखेंगे, ये रूल कहता है। इसको ऐसे याद कर लो बस दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं भाई, नेक्स्ट में चलते हैं। अरे अभी एक रूल और है भाई, इसमें तो बताया ही नहीं है, इसमें तो बताया ही नहीं है, रूल तो अभी और है। रूल क्या कहता है भाई, एक सेकेंड रुकना। रूल कहता है कि मान लो आपका सेंटेंस पॉजिटिव था तो 2, 3, 1 का ऑर्डर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या लगाओगे, तो ध्यान रखना हमेशा 1 2 3 का लगाना। ऑर्डर क्या रखना, 1 2 3 का। जैसे आई यू एंड ही, आई यू एंड ही शेल, सॉरी, आई यू एंड ही had broken the door, I you and he had broken the door। तो मैंने तुमने और उसने, हम तीनों ने मिलके एक दरवाजा तोड़ डालना, ठीक है। तो whenever we are talking about negative stuffs, ठीक है, whenever we are talking about negative stuffs, so हम कैसे इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, 1 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पॉजिटिव स्टफ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे 2 3 1 का, और नेगेटिव में 1 2 3 का। दैट्स इट, ऑर्डर याद रखना बस, ठीक है। एक और है यार, एक ऑर्डर और है। अगर तुम्हारे जो सब्जेक्ट हैं तीनों प्लूरल हैं, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको ऑर्डर हमेशा 1 2 3 का ही रखना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको ध्यान नहीं देना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट में 1 2 3 का ही ऑर्डर रहेगा। वी यू एंड दे, ठीक है, हम तुम और हम सब, और मतलब उन लोग जितने भी थे, ठीक है। तो हम क्या याद रखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑर्डर 1 2 3 का ही रहेगा। दैट्स इट, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कुछ वर्ड है, ये वर्ड क्या होते हैं, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन। 6 वर्ड बता रहा हूं, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट और पार्डन। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन और साइट, फेवर। साइट और फेवर दो भूल गया था, है ना, याद करा। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर। ये जो 8 वर्ड है ना, ध्यान रखना, ये जितने भी 8 वर्ड हैं, ये अपने साथ कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते। इनके साथ आप कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। ये जितने भी वर्ड है, मैंने फिर से बोल दिया, पहला वर्ड है सेपरेशन। क्या वर्ड है, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। इसके पहले आप कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करोगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होगा। दैट्स इट, ये ध्यान रखना सभी को, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। दिक्कत क्या है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इस योर का इस्तेमाल सेपरेशन के पहले किया है। किसके पहले किया है, सेपरेशन के पहले, और सेपरेशन अपने पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लेता है, तो सेंटेंस सुधारें कैसे सर, तो लिख देना द सेपरेशन फ्रॉम यू, तुमसे बिछड़ना मेरे लिए दुखदाई था, होता है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे, द सेपरेशन फ्रॉम यू वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आया होगा, आई होप बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड बिफोर एस। तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूं कि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। मतलब आप योर का योर्स नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट द ट्रू स्टफ, ठीक है। आप योर्स का योर्स ही करोगे, ऐसा ही लिखा जाएगा। इसको मैं पहले समझा चुका हूं, आई थिंक सो ये रिपीट हो गया है, ठीक है, पहले हो गया, डन अर्लियर। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट आप पढ़ लो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। चलो यार, प्यास बड़ी तगड़ी लग रही थी आज। लिखा है कि जीरेंट इज यूज्ड आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके सेंटेंस में आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर आपके सेंटेंस में आया है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आप जीरेंट का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, जेरेंट। अब ये सेंटेंस आ गया जेरेंट, ये है क्या, ध्यान रखना, जब भी वर्ब का 4th फॉर्म आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, किसका काम करे, सब्जेक्ट का काम करे, इसे हम जीरेंट कहते हैं। क्या कह देते हैं, जीरेंट कह देते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है। मैंने क्या बोला, जब भी वर्ब का 4th फॉर्म सब्जेक्ट का काम करे उसे जीरेंट कह देते हैं, ये ध्यान रखना सभी को, ठीक है। तो क्या करता है, जीरेंट इज यूज्ड आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव। जीरेंट का इस्तेमाल हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद करते हैं। कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ हम जीरेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ ही करते हैं। दिमाग में बैठा लेना आप, ठीक है। जैसे क्या लिखा होगा कि आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। नाउ वेयर इज द दिक्कत, दिक्कत कहां पे है, पढ़ने में दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। माई विनिंग द मैच में कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा है कि मैं मैच जीतूंगा, माई विनिंग द मैच,
माय विनिंग द मैच में कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरा सेंटेंस सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बस पढ़ने में दिक्कत है। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, यहां पे जो विनिंग नामक वर्ड है, ये विनिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और यहां पे ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मतलब यहां पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो रूल कहता है कि अगर जीरेंड का इस्तेमाल आपके सेंटेंस में किया जा रहा है तो हमेशा उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन नहीं आएगा। दैट इज इट, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई? नेक्स्ट रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल कहता है, देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कुछ हमारे वर्ड होते हैं उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड कैसे? जैसे एक्विट, अवेल, इंजॉय, अडॉप्ट, मतलब अडॉप्ट होता है ना वर्ड, ठीक है? अडॉप्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट, रिकंसाइल, अम्यूज, अवेंज, रिवेंज, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वर्ड जैसे एक्विल्ट नहीं है, ये एक्विट है, ACQUIT है। एक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडॉप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट और इंजॉय, ये सभी जितने भी वर्ड होते हैं ना, इसके साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, किसका इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब इन वर्ड्स के बाद इनका वर्ब का ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो। वर्ब का ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो तभी करेंगे, ठीक है? जैसे क्या लिखा हुआ है? द ऑफिसर्स एक्विटेड, द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। द ऑफिसर एक्विटेड देमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, मतलब जब क्राइसिस आई ना तो ऑफिसर्स ने अपने आप को एक्विट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। एक्विट का वर्ब नहीं दिया था तो ठीक है, लगाना जायज था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं वी इंजॉयड, अगर मैं देखो यहां एक वर्ड है जैसे ये वी इंजॉयड, ये वर्ड है यू वी इंजॉयड इन द पार्टी, वी इंजॉयड इन द पार्टी। अब यहां पे जो वर्ड है इंजॉय के साथ मैंने बोला है आपको कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना, ठीक है? तो आप लिखोगे भाई वी इंजॉयड आवरसेल्फ इन द पार्टी, आवरसेल्व्स इन द पार्टी, ठीक है? हमने अपने आप को एंजॉय किया। लेकिन अगर यहां पे ये लिख दे वी इंजॉयड डैश द पार्टी, वी इंजॉयड डैश द पार्टी, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि यहां पे इंजॉयड का ऑब्जेक्ट दे दिया है, और ऑब्जेक्ट दे दिया है तो इस केस में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाओगे, इस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाओगे। अगर आप इस केस की बात करो तो यहां पे ऑब्जेक्ट जो वर्ब है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, क्योंकि इन द पार्टी तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको लगाना पड़ेगा, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाओगे। दैट्स इट, इतना रूल है, ध्यान रख लेना सभी लोग, ठीक है? चलो बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, ये सभी एक ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या बोला? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट और हाइड, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, धोखे से मत लगा देना। जैसे अगर मैं बोलूं ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो ये दिक्कत है। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो ये बात दिक्कत है। हिड के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ही हिड इन द रूम ही होगा। समझ में आया? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट और हाइड के साथ कभी भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हो। जैसे क्या लिखा? वी शुड कीप, यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज, दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा? दिक्कत यह है कि कीप के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नहीं आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है? चलो ठीक है, समझ में आ गया? ये वर्ड समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा रूल है। क्या कहता है? देखो, कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस।
क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको एक नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट मेंशन ना हो। जैसे अगर मैंने इंट्रोडक्शन देने को बोला कि भैया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप बोलते हो ना माई सेल्फ फलाना, माई सेल्फ वॉट एवर योर नेम इज, माई सेल्फ से स्टार्ट करते हो, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो ग्रामर में। ठीक है, रूल कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड, कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कब तक, अनलेस अ नाउन और प्रोनाउन कम्स बिफोर इट, जब तक उसके पहले नाउन और प्रोनाउन आ ना जाए, जब तक उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आ ना जाए। ठीक है, जैसे कि क्या लिख दिया है कि माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, पॉसिबल है क्या, आप बोल देते हो ना इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ पॉसिबल ही नहीं है, क्या बोलोगे यहां पे, आई एम राम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, जैसे अगर आपको इस्तेमाल करना तो आई माई सेल्फ डिड दिस टास्क, आई माई सेल्फ डिड दिस टास्क। नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर माई सेल्फ का इस्तेमाल सही है, मैंने अपने आप से ही इस टास्क को कंप्लीट किया है। नाउ यहां पे एक पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक पार्ट होता है जिसे हम इम्फेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्फेटिक, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, यहां पे समझ में आ गया, इम्फेटिक प्रोनाउन है यहां पे। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो हमने कितने कर लिए, लगभग 14-15 रूल कर लिए। आई होप सभी रूल आपको अभी तक के समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते। देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, क्या इस्तेमाल किया गया आपके सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री का, अगर आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है तो सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल दा लेती है, सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल दा लेती है। आप इसको दिमाग में बैठा लेना, एज इट इज याद कर लेना कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके पहले आर्टिकल दा आएगा ही आएगा। लिख के क्या देगा, ही इज बेस्ट प्लेयर, ऐसा लिख देगा, ही इज बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्लास, ही इज बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्लास, ये तो लिख देगा ही इज बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्लास। दिक्कत कहां है, बेस्ट के आगे आपको दी लगाना पड़ेगा, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्लास, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्लास, तो द लगाना पड़ेगा, जब तक आप लगाओगे नहीं ना तब तक काम नहीं बनेगा, सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल द लगाना ही लगाना पड़ेगा, ये रूल कहता है। ठीक है, अगले रूल पे चलते हैं भाई। अगला रूल क्या कहता है, कहता है कि व्हेन वन इज चूजन आउट ऑफ टू, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द लगता है, लेकिन अब आप देखोगे कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल लग रहा है, लेकिन कब लग रहा है, जब आपके पास दो लगो, मान लो आपके पास दो हैं और उसमें से आपको एक को चूज करना है, जब दो हैं और उसमें आपको एक को चूज करना है तो उस केस में आप कंपैरेटिव के पहले भी आर्टिकल द लगाते हो, उस केस में आप कंपैरेटिव के पहले भी आर्टिकल द लगाते हो। कैसे, मैं बताता हूं, जैसे आप बोलोगे शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, जो दो लड़कियां थी ना, हमारे पास दो थी, उसमें से हमें एक को चूज करना था, इसलिए हमने इसके पहले आर्टिकल द लगाया है कंपैरेटिव डिग्री में भी। जब दो में से एक को चूज करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या लिखा, शी इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर, दो लड़कियां थी उसमें से एक क्या है, बेटर है दो से, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक है, तो कंपैरेटिव में आर्टिकल द कब लगेगा, आर्टिकल द लगने का सिर्फ एक ही चांस है, चांस क्या है कि अगर हमको दो में से किसी एक को चूज करना है, उस पर्टिकुलर केस में कंपैरेटिव में भी आर्टिकल द लगाना है, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मान लो हम एक ही आदमी की दो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा मैंने, अगर हम एक ही आदमी, हमारे पास आदमी कितने हैं, हमारे पास आदमी कितने हैं, हमारे पास आदमी एक हैं और क्वालिटीज कितनी है, क्वालिटीज कितनी है, अगर हम एक ही आदमी की दो क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो आपको कंपेयर कैसे करना है, ध्यान रखना, हमेशा कंपेयर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री और देन प्लस पॉजिटिव डिग्री से करोगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री से कंपेयर करोगे, समझ में आया। अगर हम एक ही आदमी की दो क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन कैसे होगा, स्ट्रक्चर याद रखना, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री से कंपैरिजन होगा।
ठीक है, चलो बढ़िया। जैसे ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, ये लिखा है, गलत क्यों है? क्योंकि एक ही आदमी की दो क्वालिटी है, एक ही आदमी की दो क्वालिटी है, उसका कंपैरिजन करना तो क्या लिखेंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। आंसर क्या होगा? ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, या ही इज मोर वाइज देन क्लेवर। ही इज मोर वाइज देन क्लेवर, वो ज्यादा होशियार है। ही इज मोर वाइज देन क्लेवर। अच्छा, आप ये भी कोशिश मत करना कि देन लगा है ना तो आप कंपैरेटिव लगा दो, वो भी पॉसिबल नहीं है ना। पॉजिटिव डिग्री लगाना है, मोर के साथ भी पॉजिटिव डिग्री, देन के साथ भी पॉजिटिव डिग्री लगाना है, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट रूल कहता है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई, कि अगर एक का कंपेयर बाकी सभी से कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? एक का कंपैरिजन बाकी सभी से कर रहे हो तो हमेशा उसके बाद एनी अदर का इस्तेमाल करोगे। एनी अदर का इस्तेमाल करोगे तो एनी अदर इज यूज टू एक्सक्लूड द फॉर्मर। एनी अदर इज यूज टू एक्सक्लूड द फॉर्मर, पहले वाले को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जैसे क्या बोलोगे कि गोल्ड इज, जैसे मैंने गोल्ड का कंपैरिजन बाकी सभी से कर दिया, तो गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, ठीक है। यहां पे एनी मेटल लिख दिया, गलत है। क्या लिखेगा? कि गोल्ड इज, मैंने गोल्ड का कंपैरिजन सबसे किया है, तो गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल। मतलब अगर मैं एक का कंपैरिजन सबसे कर रहा हूं, एक का कंपैरिजन सबसे कर रहा हूं, तो क्या करूंगा? क्या करूंगा? एनी अदर का इस्तेमाल करूंगा, एनी अदर का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो बढ़िया बढ़िया। ये रूल बड़े सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज रटना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहते हैं कि अगर दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री मेंशन्ड है आपके सेंटेंस में, रिपीट कर रहा हूं फिर से रूल, अगर आपके सेंटेंस में दो कंपैरेटिव, कितने कंपैरेटिव? दो कंपैरेटिव डिग्री मेंशन है और दो सुपरलेटिव डिग्री मेंशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी भी दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में एक ही साथ नहीं आ सकते हैं, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना। एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव आ सकता है, मतलब एक कंपैरेटिव डिग्री हो और दूसरा वाला सुपरलेटिव डिग्री, एंड वेंड लगा के नहीं, एंड वेंड लगा कंजंक्शन लगाओगे तो सेम डिग्री में होगा, बट आपके सेंटेंस में दो जगह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अगर डिग्रीज हैं तो वो डिफरेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर एक ही जगह पे दो कंपैरेटिव दो सुपरलेटिव नहीं आएंगी, दैट इज व्हाट द रूल सेज। जैसे क्या लिखा है, देखो लिखा ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट, क्या लिखा? ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट। यहां मोस्ट और क्लेवरेस्ट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ही के लिए ही इस्तेमाल किया गया है ना, एक ही आदमी के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या? मोस्ट और क्लेवरेस्ट, मतलब दो सुपरलेटिव डिग्री, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। इसको सुधारना तो क्या बोलोगे? ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। दो कंपैरेटिव का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ठीक है। सिमिलर वे में दो सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं करोगे। यहां पे मोस्ट क्लेवरेस्ट जो वर्ड था ये सुपरलेटिव था, तो दो सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है भाई, बढ़िया। नेक्स्ट जैसे क्या लिखा है? ही इज मोर बेटर देन, या दिस इज मोर बेटर देन दैट लिखा है, मतलब ये लिखो, दिस पेन इज, लिख दिया दिस पेन इज मोर बेटर देन दैट पेन। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि मैं एक ही पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक पेन को दूसरे से कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकता, लगा दूंगा दिस पेन इज बेटर देन दैट वन, दैट पेन, ठीक है। लेकिन दिस पेन इज मोर गुड लगा सकते, लेकिन मोर बेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि यार आप समझो ना, मोर अपने आप में भी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो अगर मैं दो कंपैरेटिव लगाऊंगा तो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में हमारी जो डिग्रीज हैं, दो डिफरेंट डिग्रीज हैं, तो दो डिफरेंट प्रीपोजिशन डिमांड करती है। जैसे आप जा समझते हो कि पॉजिटिव डिग्री में आप एक प्रीपोजिशन लगाते हो, एज डैश डैश एज, ठीक है, और यहां बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल आप यहां पे करते हो। पॉजिटिव डिग्री में आप क्या लगाते हो? एज डैश डैश एज, ये भी कंजंक्शन है। कंपैरेटिव में आप क्या लगाते हो? देन लगाते हो। तो मान लो आपके सेंटेंस में पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों आई है, ठीक है। आपके सेंटेंस में पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों आई है, तो वो अपना सेपरेट कंजंक्शन लेके आएगी, अपना अपना प्रीपोजिशन या अपना अपना कंजंक्शन लेके आएगी। समझ में आया? अपना अपना प्रीपोजिशन साथ में लेके आएगी, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलता है रूल? इफ डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स, है ना,
अगर डिफरेंट एडजेक्टिव्स के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस की नीड है तो सूटेबल प्रीपोजिशन मस्ट बी यूज्ड विद ईच ऑफ देम। तो हर एक के साथ सूटेबल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर एक के साथ सूटेबल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या लिखा है, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। अब यहां पे देखो सीनियर तो लिख दिया है, तो मैंने क्या बोला था, सीनियर जूनियर प्रायर जो वर्ड होता है अपने साथ क्या लेते हैं, टू का इस्तेमाल तो होगा ही, टू का तो इस्तेमाल होगा ही। तो क्या लेगा, ही इज सीनियर टू, ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। क्लियर है? तो अगर मुझे डिफरेंट प्रीपोजिशन की जरूरत है सेंटेंस में, तो मैं डिफरेंट प्रीपोजिशन तो आएंगे, सॉरी डिफरेंट सेंटेंस और डिफरेंट एडजेक्टिव प्रीपोजिशन डिमांड कर रहे हैं, तो अपने अपने सेपरेट प्रीपोजिशन वो लेके आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर आप देखो ये आर्टिकल का रूल है, किसका रूल है ये, आर्टिकल का। जब हम मान लो जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं और व्यक्ति की बात उसके प्रोफेशन से करते हैं, उसके अंदर की पर्सनैलिटी से करते हैं, तो हमेशा उसके पहले, उसके पर्सनैलिटी के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कोई जज है, मान लो कोई आदमी बड़ा जजमेंटल टाइप का होता है ना, कि भाई तेरे में ये नहीं हुआ है, तेरे में वो नहीं, जजमेंटल टाइप का, तो क्या बोल सकते हो, द जज इन यू, द जज इन यू वेकन्स अप, कि भाई तुम्हारे अंदर का जज जाग गया है, द जज इन यू, तुम्हारे अंदर का जो जज है ना वो जाग गया है। द सोल्जर इन यू, तुम्हारे अंदर का जो सैनिक है वो जाग रहा है। समझ में आया? तो अगर हम किसी के अंदर की पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसी की पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रख लेना सभी को, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं। जैसे द जज इन हिम, मतलब उसके अंदर का जो जज था, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू द डेथ, मतलब उसके अंदर का जो जज था उसने फादर की जो ड्यूटी थी उसको प्रिवेल कर दिया और उसने ही अपने ही लड़के को क्या कर दिया, डेथ की सजा सुना दी, हैंग टू डेथ वाला सीन हो गया। ठीक है, मौत की सजा सुनाई। तो द जज इन हिम मींस क्या है, कि उसके अंदर की जो पर्सनैलिटी, यहां पे मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं, तो जब भी आप पर्सनैलिटी को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे उसके पहले आर्टिकल द लगाओगे, दैट इज इट। ठीक है, जैसे बोलते ना द सोल्जर इन हिम, उसके अंदर का सैनिक जाग गया, द सोल्जर इन हिम, उसके अंदर का सैनिक जाग गया, उसने सबको मार दिया, ऐसा ऐसा बोलते ना। ठीक है, तो हमेशा अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो उसके आगे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, अगर पर्सनैलिटी से रिलेट करके कोई बात कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इंपॉर्टेंट रूल है यार, बार बार पेपर में पूछते हैं और बड़ा इजी सा रूल है, रूल ऐसा कोई टफ नहीं है। ठीक है, रूल कहता है कि जब भी हम स्कूल हो, कॉलेज हो, टेम्पल हो, इस तरीके से और भी चीजें हैं, जैसे कि जेल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, टेम्पल हो, जेल हो और हॉस्पिटल हो, ऐसे जो ये वर्ड्स हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल प्राइमरी पर्पस के लिए करते हैं। नो, प्राइमरी पर्पस होते क्या है, जैसे स्कूल हम पढ़ने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्पल हम भगवान की पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जेल जिसको सजा होती है वो जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल कोई दवाई कराने जाता है। तो अगर ये इसका प्राइमरी पर्पस हो गया है ना, अगर इनका इस्तेमाल इनके प्राइमरी पर्पसेस के लिए किया गया है तो इसके साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। रूल कहता है कि इफ दीज आर यूज्ड आर डिनोटेड इन रेफरेंस टू देयर प्राइमरी पर्पस, अगर इनका इस्तेमाल प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद देम, उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे क्या लिखा है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या दिक्कत है भाई, स्कूल का इस्तेमाल प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया। तो जब भी हम स्कूल का इस्तेमाल प्राइमरी पर्पस के लिए करेंगे उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, और वो क्या करके देता है, द लगा के देता है भाई, चिल्ड्रन गो टू द स्कूल कर देता है। ठीक है, यहां पे द कभी नहीं लगाना है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल सही शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी हम इसका इस्तेमाल प्राइमरी पर्पस के लिए करेंगे उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। लेकिन अब ग्लिच कहां है, ग्लिच ये है कि अगर हम इन सभी इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल एज अ बिल्डिंग डिनोट करने के लिए करें, किसके लिए करें, एज अ बिल्डिंग डिनोट करने के लिए करें, तब हम इसके सामने आर्टिकल द लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलूं, अगर माय हाउस इज बिसाइड द टेम्पल, माय हाउस इज बिसाइड द टेम्पल। अब बताओ यहां पे क्या टेम्पल का इस्तेमाल प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया है, नहीं किया गया है। यहां पे ये बताने के लिए किया गया है कि मेरा घर टेम्पल के बगल में है,
मेरा घर टेम्पल के बगल में है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे आर्टिकल द लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस जगह पे हम आर्टिकल द लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, समझ में आ गया कब किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा, दोनों समझना चाहिए। ठीक है, चलो समझ में आ गया पूरा रूल, कोई दिक्कत तो नहीं इस रूल पे। बढ़िया, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं भाई। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बार बार पेपर में पूछते हैं इस रूल को। देखो हमारे पास एक वेरी होता है और एक मच होता है, इनका इस्तेमाल कहां कहां होता है पहले हमको यह समझना है। तो ध्यान रखना, वेरी का इस्तेमाल आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते हो। किसमें करते हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते हो। पहली बात तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वेरी का इस्तेमाल करते हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करने लगे, उससे हम क्या देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल है भाई। वो क्या है? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि वेरी गुड हो गया, क्या हो गया? अच्छा ये कोई बात नहीं, इसके आगे का इसने बता दिया है, आगे वाले स्लाइड में भी वो रूल हो सकता है। और इसका वेरी का इस्तेमाल आप पॉजिटिव डिग्री के साथ भी करते हो। किसके साथ भी करते हो? पॉजिटिव डिग्री के साथ भी करते हो। जैसे क्या लिखा है यहां पे? लिखा है कि वेरी इज यूज्ड विद अ पॉजिटिव डिग्री। वेरी का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है। जैसे वेरी गुड हो गया, वेरी वाइज हो गया, वेरी लकी हो गया, वेरी ऑनेस्ट हो गया, जितने भी पॉजिटिव डिग्री हैं उसके साथ वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं मच की, तो मच का इस्तेमाल आप किसके साथ करते हो? कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हो। किसके साथ करते हो? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे क्या हो गया? दिस इज मच बेटर, ही इज मच वाइजर, यू आर मच लकीलियर या लकियर, तुम बहुत ज्यादा लकियर हो। ठीक है, ही इज मोर ऑनेस्ट। तो मैंने क्या बोला? कंपैरेटिव के साथ आप मच या मोर का इस्तेमाल करते हो और पॉजिटिव के साथ आप वेरी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है कि जो वेरी और मच है, ये जो वेरी मच है, अगर इन दोनों फ्रेज को मैं इकट्ठा रख दूं तो वेरी मच का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करेंगे, यहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेरी मच का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ कर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है? वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री इज आल्सो यूज्ड इन द सेंटेंस, मतलब वेरी मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री का लगी हुई है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला रूल, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी, मच के साथ कंपैरेटिव आएगी, लेकिन वेरी मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आ सकती है, कोई एरर इसमें नहीं है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है? वेरी मच बेटर या दिस इज वेरी मच बेटर देन दैट वन। ठीक है, वेरी मच वाइजर, ही इज वेरी मच वाइजर, तो वेरी मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब वेरी और मच का इस्तेमाल हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं, ही इज वेरी बेस्ट बॉय, लेकिन ये केस हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, ऊपर वाले दोनों याद रखना कि वेरी का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री, मच का इस्तेमाल कंपैरेटिव, और वेरी मच का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव के साथ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो मैं पहले बता रहा था, ये वही रूल लिखा होगा कि वेरी का इस्तेमाल हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले करते हैं, वेरी का इस्तेमाल हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले करते हैं, और मच का इस्तेमाल हम पास्ट पार्टिसिपल के लिए करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है सर? ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है? तो ध्यान रखना, जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका एडजेक्टिव का काम करे तो वो होगा पास्ट पार्टिसिपल। मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि वेरी का इस्तेमाल आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हो। जैसे यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, यू आर वेरी डेयरिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, इंटरेस्टिंग हो गया, डेयरिंग हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, ये सभी वर्ड क्या होते हैं? सभी वर्ड अपने अपने जगह पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनके साथ आप वेरी का इस्तेमाल करोगे। सभी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आप वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मच है ना, मच का इस्तेमाल आप पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हो। किसके साथ करते हो? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ही आई वॉज मच सरप्राइज्ड, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। मच ग्रीव्ड, मच एडमायर्ड, तो मच के साथ आप क्या करते हो? मच के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हो। किसके साथ इस्तेमाल करते हो? मच के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हो। लेकिन एक जो रूल है ना, ये हमेशा सबको परेशान कर रखता है। ये रूल क्या कहता है कि ये रूल कहता है कि जो वेरी मच है, ये जो वेरी का इस्तेमाल है, कुछ पार्टिसिपल हैं जो पास्ट पार्टिसिपल हैं, उसके साथ आप वेरी का इस्तेमाल करते हो। और ये हैं क्या? तो वेरी का इस्तेमाल आप कंटेंटेड हो जाए
फ्राइटेड हो जाए, डिलाइटेड हो गया, डिलाइटेड हो गया, इसके साथ आप वेरी का इस्तेमाल करते हो। ही वॉज वेरी कंटेंटेड, ही वॉज वेरी बोर्ड, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, ठीक है, इस सब के साथ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कंटेंटेड, फ्राइटेड, डिजेक्टेड, बोर्ड, ये सब ऐसे वर्ड है जिसके साथ आप वेरी का इस्तेमाल करते हो। कब? पास्ट पार्टिसिपल में जब रहते हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में भी वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट रूल, आज का जो लास्ट रूल है वो रूल क्या कहता है ये समझना है भाई। लास्ट रूल क्या कह रहा है, एक वर्ड होता है फेयरली और दूसरा वर्ड होता है रेदर। तो ये जो फेयरली वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल आप पॉजिटिव डिग्री के साथ करोगे। फेयरली का इस्तेमाल किसके साथ करोगे? पॉजिटिव डिग्री। जैसे क्या लिखा, ही इज फेयरली वाइज, ही इज फेयरली गुड। और दूसरी बात, एक और वर्ड है, ये जो फेयरली वर्ड है ना, फेयरली वर्ड का आप इस्तेमाल हमेशा प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करते हो। किसके साथ करते हो? प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो फेवरेबल सेंस देते हैं। ये फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हो? फेयरली का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? फेयरली। जैसे ही इज फेयरली वाइज, ही इज फेयरली गुड, ही इज फेयरली क्लेवर, इसके साथ आप फेयरली का इस्तेमाल करते हो। वहीं रेदर का इस्तेमाल करते हो आप अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ। रेदर का इस्तेमाल आप अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करते हो। रेदर का इस्तेमाल आप अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करते हो। जैसे ही इज रेदर बैड, बैड इज एन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ही इज रेदर, इट इज रेदर डिफिकल्ट टू डू। तो रेदर के साथ आप हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। रेदर के साथ आप हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। तो हमने क्या पढ़ा? फेयरली के साथ क्या इस्तेमाल होगा? फेयरली के साथ इस्तेमाल होगा प्लीजेंट एडजेक्टिव, और रेयरली के साथ, रेदर के साथ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। चलो बढ़िया। तो मैंने इसके पहले जो रूल बताया वेरी वाला, वो क्या था? मैंने वेरी में दो चीजें बताई कि वेरी का इस्तेमाल प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा और पॉजिटिव डिग्री में होगा। वहीं मच का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में होगा और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल में होगा। किस में होगा? पास्ट पार्टिसिपल में होगा। लेकिन कुछ वर्ड बताए जिसके साथ आप वेरी का भी इस्तेमाल करते हो पास्ट पार्टिसिपल में। कंटेंटेड, फ्राइटेड, प्लीज, डिजेक्टेड, ऐसे कुछ वर्ड बताए थे, डिलाइटेड, ये सब कुछ वर्ड ऐसे थे जिसके साथ वेरी का इस्तेमाल आप वेरी का इस्तेमाल आप पास्ट पार्टिसिपल में भी करते हो। वहीं मैंने फेयरली और इसका रेदर का भी बता दिया। फेयरली का क्या बोला? फेयरली का इस्तेमाल आप पॉजिटिव डिग्री में, रेदर का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री में तो करते हो, इसके साथ मैंने बोला प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करते हो। रेदर का इस्तेमाल आप पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में करते हो और किसके साथ करते हो? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ रेदर का इस्तेमाल होता है। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने कवर किया अपने 60 रूल्स की फाइल। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है किसी भी रूल में, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, सर इस रूल में ये डाउट आ रहा है। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप मेंशन करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत।